शादी में आई बाढ़। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और नेहा कढ़ाई में ही खाना खाने बैठ जाती है। उसे कढ़ाई में खाना खाते देखकर उसकी माँ मोनिका ने कहा, नेहा, मैं तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ कि कढ़ाई में खाना नहीं खाते। ऐसा करने से शादी में बारिश आती है। माँ, तो आप इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं शादी में वाटरप्रूफ मेकअप करवा लूंगी। और वैसे भी अगर बारिश आएगी तो अच्छा है ना, मौसम ही तो प्यारा होगा और फोटोज कितनी सुंदर आएंगी। अरे बुद्धू, तेरे कपड़े गीले होंगे, फेरे लेने में दिक्कत होगी। बाकी चीजों की भी तो थोड़ी सी चिंता कर ले। और वैसे भी हमारा गांव नदी के किनारे है, थोड़ी सी बारिश तेज आ जाए तो गांव में बाढ़ आ जाती है। इसलिए बोल रही हूँ कि कढ़ाई में खाना खाना छोड़ दे। ठीक है माँ, मैं कढ़ाई में खाना खाना छोड़ दूंगी। नेहा ने ये बोल तो दिया था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बारिश आती तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाया करती। एक दिन वो ऐसे ही बारिश में नाचते हुए गाना गाती है। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। नेहा ऐसे ही नहाते हुए बारिश को एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ से विनीत नाम का एक लड़का अपनी गाड़ी से गुजरता है और उसे नेहा पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। वो घर आकर ये सारी बात अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ ने कहा, विनीत बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। 34 साल का हो गया है तू, आज तक तुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। अब अगर तूने कोई लड़की पसंद की है तो फिर वही तेरी जीवन संगिनी और मेरे घर की बहू बनेगी। विनीत भी अब ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कुछ दिनों में अब नेहा और विनीत की शादी तय हो जाती है। धीरे धीरे शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है और हल्दी वाले दिन मोनिका आसमान की तरफ हाथ जोड़कर, हे भगवान, बस 3 दिन के लिए मत बरसना, मेरी बेटी को खुशी खुशी विदा करवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद चाहे हमारे गांव में बाढ़ भी आ जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तभी थोड़ी हल्की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वो थम जाती है। मोनिका भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि मौसम अच्छा है, लेकिन बरसात नहीं हुई। बस परसों हमारी बेटी की शादी है और उस दिन बिल्कुल भी बारिश ना हो। नेहा के पिता भी बारिश के बारे में सोच सोच कर परेशान थे। तो वहीं ऐसे ही दिन गुजरता है। नेहा की मेहंदी वाले दिन बहुत तेज धूप निकली हुई थी। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे और खुशी खुशी पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन आज नेहा की शादी का दिन था। नेहा आसमान की तरफ देखकर कहती है, भगवान, आज मेरी शादी है। कहते हैं कि किसी की शादी पर बारिश होती है तो भगवान उसे खुद आशीर्वाद दे रहा होता है। मेरी शादी पर ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो बरस जाओ, ताकि आपका आशीर्वाद मुझे भी मिल सके। और आप तो जानते हैं कि मुझे बारिश से कितना प्यार है, और इन्होंने भी मुझे बारिश में देखकर ही तो पसंद किया था। नेहा ने ये बोला और उसके बाद पार्लर में तैयार होने चली गई। अचानक ही आसमान में काले बादल घिराए और तेज तूफान उठा और तेज बारिश होने लगी। ये देखकर नेहा भी घबरा गई और कहने लगी, लगता है भगवान जी, आपने मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। मुझे थोड़ी सी बारिश चाहिए थी, वो भी आपके आशीर्वाद के लिए। आपका प्रकोप नहीं चाहिए था। प्लीज अपनी बारिश की वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर दो। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। अरे नेहा दीदी, आपको नहीं पता, आज के बारे में तो पहले से ही समाचारों में बता दिया गया है कि आज तेज बारिश और आंधी तूफान आने वाला है। आज तो भगवान जाने आपकी शादी कैसे होगी। ना जाने मम्मी पापा को कितनी चिंता हो रही होगी इतनी बारिश देखकर। दीदी, अब आप तैयार हो गई है, इसलिए अपने किसी रिश्तेदार को आपको पिक करने के लिए बुला लीजिए, क्योंकि ऐसे आप बाहर नहीं जा पाएंगी। हर जगह पानी भरा हुआ है और आपका मेकअप और कपड़े सब खराब हो जाएंगे। वैसे मैंने वाटरप्रूफ मेकअप किया, लेकिन बारिश कुछ ज्यादा ही है। थोड़ी देर में नेहा का चचेरा भाई नेहा को पिक करने के लिए आ जाता है। नेहा दीदी, जल्दी चलो, बारात थोड़ी देर में आने वाली है। पूरी बारात भीगते हुए आ रही है। ये बात सुनकर नेहा भी उदास हो जाती है और कार में बैठ जाती है। वेन्यू पहुंचकर किसी तरह वो कीचड़ से होते हुए स्टेज पर जाकर बैठ जाती है। नेहा के चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई थी, क्योंकि फार्म हाउस में जगह जगह पानी भरा हुआ था और सारे रिश्तेदार इधर उधर छुपते छुपाते हुए घूम रहे थे। सभी रिश्तेदारों के कपड़े भीग गए थे और दुल्हा दुल्हन के भी। क्या बात है नेहा, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। मुझे बारिश बहुत पसंद थी और मैंने ही भगवान से बोला था कि काश बारिश हो जाए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो गांव का इतना बुरा हाल कर देंगे। मेरी वजह से सब परेशान है और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। ये सब प्रकृति करती है, तुम्हारे या मेरे कहने से कुछ नहीं होता। इसलिए अपने आप को दोष देना बंद कर दो। चाहे बारिश आ जाए या तूफान या फिर बाढ़, हमारी शादी तो होकर रहेगी। इसीलिए मेरी प्यारी सी दुल्हन को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक उसका दूल्हा उसके साथ है। नेहा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसे इतना प्यारा और अच्छा हमसफर मिला है, जो हर हाल में उसका साथ देने को तैयार है। ऐसे ही थोड़ी देर में उनके फेरे हो जाते हैं।
अब नेहा पूरी तरह से विनीत की हो गई थी। तभी अचानक ही बारिश का कहर बढ़ता जाता है और गांव में बाढ़ आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पूरे गांव में बाढ़ आ गई है। अब हम क्या करेंगे जी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां सरकारी नाव आई और उसमें बैठे हुए कर्मचारी सभी लोगों को सावधानी से नाव में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगते हैं। विनीत भी नाव में चढ़कर नेहा को अपना हाथ देते हुए कहता है, नेहा उदास मत हो, ये शादी हमें जिंदगी भर याद रहेगी और हम अपने बच्चों को इस शादी के किस्से सुनाएंगे कि हमारी शादी में बाढ़ आ गई थी। विनीत जी, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं जिंदगी की किसी भी परेशानी का सामना करने को तैयार हूँ। और सच में शादी में आई हुई ये बाढ़ तो मुझे भी हमेशा याद रहेगी। अब नेहा विनीत का हाथ थामकर नाव में चढ़ जाती है। कुछ ही देर में सरकारी कर्मचारी उन्हें सुरक्षित और ऊंची जगह पर ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में बाढ़ का पानी जैसे ही अपने स्तर से कम होता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और नेहा ने कहा, अब मैं यहाँ से विदा होकर सीधे अपने ससुराल जाऊंगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। विनीत जी, तो चलें अपनी नई जिंदगी में। हाँ मेरी प्यारी सी भीगी हुई दुल्हन, जैसा तुम बोलो। मेरी बच्ची, अब कढ़ाई में बिल्कुल भी मत खाना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। अब तुम्हें बहुत याद रखेंगे और बीच बीच में हमसे मिलने के लिए आती भी रहना। नेहा भी अपने परिवार वालों से विदा लेकर अब शादी में हुई बाढ़ के बाद अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने विनीत के साथ उसके घर की ओर निकल जाती है और खुशी खुशी रहती है। कई सालों के बाद जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो अपनी इस रोमांचक शादी में आई बाढ़ वाली कहानी अपने बच्चों को भी सुनाते हैं और उनके बच्चे बार बार उत्सुकता से उस कहानी को दोहराने के लिए भी कहते हैं। दोस्तों, क्या आपकी शादी में कभी बाढ़ या बारिश आई है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। निधि और मयंक की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। निधि की एक ननद थी प्रिया, जिसके लिए अचानक एक अच्छे घर का रिश्ता मिल जाता है और वो बिना देरी किए प्रिया का रिश्ता निखिल के साथ पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी तय कर देते हैं। बहू, तू अब अपनी कमर कस ले, तेरे ससुराल की ये पहली शादी है। अपने गांव से सभी रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। कुछ तो तेरी शादी के वक्त आ नहीं पाए थे, फसल कटाई का समय जो था, लेकिन इस बार प्रिया की शादी में वो सब के सब आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं अपनी ननद की शादी में धूम मचा दूंगी। और रही मेहमानों की बात, तो उनके आने से ही तो घर में रौनक होती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब प्रिया की शादी को कुछ दिन ही बाकी रह गए थे। सभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अपनी ननद की शादी को लेकर घर की बहू भी बड़ी खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ ही दिनों में उसकी खुशियों को किसी की नजर लग जाएगी। सारे के सारे रिश्तेदार कानपुर से ट्रक में लोड होकर निधि की ननद प्रिया की शादी में दिल्ली पहुंच गए थे। शादी में अभी 5 दिन बाकी थे और सभी रिश्तेदार अभी से मेहमान बनकर उनके घर आ गए थे। अब निधि सुबह से शाम तक काम में ही व्यस्त रहती, तो उसे 2 मिनट तक बैठने की फुर्सत नहीं थी। सारा दिन काम से चकनाचूर होकर बेचारी बहू थकी हारी अपने कमरे में आती है, जहाँ का नजारा देखकर तो वो हैरान रह जाती है। हे राम, ये क्या है? मामा मामी उनके बच्चे मेरे बिस्तर पर और ये ताई ताई उनके बच्चे नीचे फर्श पर, और ये क्या, ये काका काकी सब उस तरफ। अब मैं कहाँ सोऊंगी? सारा दिन काम करके आओ और फिर भी सोने की जगह तक नसीब नहीं हो रही। उफ, न जाने कब मुझे आराम करने को मिलेगा। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है, घर में कोई कोना खाली नहीं है जहाँ आराम कर लूं। फिर अगली सुबह जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है, तभी ताई जी की नजर निधि पर पड़ती है। आ गई बहू तू, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। जाकर हम सबके लिए चाय बनाकर तो ले आ। जी ताई जी। निधि रसोई में जाकर बड़े से पतीले में चाय बनाने रख देती है, जैसे कि मानो बहू नहीं बल्कि हलवाई है। उफ, कौन कहेगा मुझको देखकर कि मैं इस घर की बहू, जिसकी शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई है। किसी हलवाई की जैसे चाय उबालते हुए निधि खुद से बातें कर रही थी। तभी बाहर के हॉल से बुआ जी की आवाज आती है। अरे सुनो नई बहू, चाय के साथ गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े भी बना लेना। सूखे सूखे चाय पीने में थोड़ी ना मजा आएगा। जी बुआ जी। पता नहीं कैसे मेहमान है, जरा सी भी समझदारी नहीं है। कल एक तो रात को 12 बजे सोने को मिला और सुबह के 5 बजे उठकर किचन में भिड़ा दिया। खैर निधि, अब तू कर भी क्या सकती है, आखिर है तो तू इस घर की बहू ही। अब रोकर या हंसकर करना तो मुझे ही है। कुछ देर बाद निधि चाय पकौड़े बनाकर मेहमानों में परोसती है। तभी बूढ़ी दादी सास घूंघट के पीछे चिल्ला पड़ती हैं। अरे बहुरिया, कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुमको? घूंघट क्यों नहीं लिया है? अरे सरला, तू कुछ सिखाती क्यों नहीं अपनी बहू को?
देख तो कैसे बिना पल्लू के हम सबके सामने घूम रही है। बहू, तुझे कहा था ना मेहमानों के सामने पल्लू में रही हो। वो जैसे ही वापस हॉल में आती है तो रिश्तेदारों के बच्चे हॉल में घुसकर उधम मचाने लगते हैं और सोफे के कवर और डेकोरेशन का सब सामान चारों ओर बिखेर देते हैं। ये सब देख निधि अपना सिर पीट लेती है। इतने में निधि का पति मयंक वहां आता है। वैसे कुछ भी कहो, रिश्तेदारों के आने से शादी वाले घर में रौनक आती है। देखो ना, अब बच्चों से कितनी रौनक हो गई है। निधि मन ही मन सोचती है, हाँ ये तो कोई मेरे मन से पूछे। सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह बस पिसते रहो, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं है। इससे तो अच्छा होता ननद जी की शादी मेरी शादी से पहले ही हो जाती, तो ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। लगभग 5 दिन पहले घर में रुके रिश्तेदारों की सेवा पानी में निधि की सुबह शाम गुजर जाती है। कोई निधि की चप्पल ले जाता तो कोई उसका मेकअप बैग खोलकर उसका मेकअप का सामान इस्तेमाल करने लग जाता। अरे मेरी चप्पल कहाँ गई? निधि सारे घर में अपनी चप्पल ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं चप्पल नहीं मिलती। कुछ देर बाद मासी सास अपने पैरों में उसकी चप्पल पहनकर देखती है। ये वाली चप्पल मेरे पैरों में कितनी अच्छी लग रही है ना। ए सरला, तू अपनी बहू को बोल, वो अपने लिए नई चप्पल ले लेगी, इसे मैं रख रही हूँ। हाँ हाँ, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। वैसे भी अपनी शादी पर वो 3 जोड़ी लेकर आई थी, उनमें से कोई पहन लेगी। अब मासी सास बिना पूछे उसकी वो चप्पल रख लेती हैं। मेरी मती मारी गई थी जो इतने बड़े कुंभ में ब्याह कर आ गई। ऐसे ही हल्दी वाला दिन भी आ जाता है। बहू, शादी की हल्दी और मेहंदी सिलबट्टे पर ही पीसना। फिर वो हल्दी मेहंदी पीस कर लाती है। सभी रिश्तेदार हल्दी की रस्म करते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? शादी के बाद ये ससुराल में मेरी पहली शादी थी। सोचा था खूब एंजॉय करूंगी, पार्लर जाऊंगी, फेशियल कराऊंगी, मसाज कराऊंगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी काम से फुर्सत ही नहीं है। सारा दिन बस बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। तभी मामी सास की बाहर से आवाज आती है, बहू मेरे कपड़ों को प्रेस तो कर दे। अपनी पत्नी का दुख देख मयंक अपनी माँ के पास जाता है। माँ, निधि की उसके ससुराल में ये पहली शादी है और वो बेचारी अकेली सारे रिश्तेदारों की खातिरदारी, सबकी डिमांड्स पूरी करती है। सबके लिए खाना बनाना वो सब अकेले ही कर रही है। कम से कम उसकी खुशियों के बारे में तो सोचो। ऊपर से इतनी गर्मी में वो भी इंसान है, कुछ तो उसके बारे में सोचिए। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। तू फिक्र मत कर, मैं आज ही हलवाई और काम वाली लगवा लेती हूँ ताकि तू भी ये शादी एंजॉय कर सके। थैंक यू माँ जी। इससे अब निधि भी शादी की रस्म अच्छे से एंजॉय कर पाती है, साथ ही अपनी ननद की शादी में खूब धूम मचाती है। Thanks for watching.